Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 4th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 जुलाई 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वनुआतू को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया की कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया है कोवैक्सीन के बारे में। देखो कोवैक्सीन को लेकर ट्रायल किया गया और ये बताया गया है कि लगभग ये जो वैक्सीन है 77.8% तक इफेक्टिव है अगेंस्ट द कोविड-19। अब यहाँ पे जो वैक्सीन है ये हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने बनाई है और सैटरडे में ये सारा डेटा पब्लिसाइज किया है और उन्होंने ये बताया कि लगभग जो इसका फेज़ 3 ट्रायल है कोवैक्सीन का, इसमें 25,800 वॉलंटियर्स के ऊपर यहाँ पे ट्रायल किया गया और लगभग यहाँ पे 25 हॉस्पिटल्स थे देश भर के, वहाँ पे ट्रायल किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो वैक्सीन है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इनफैक्ट 77.8% तक इसकी एफिकेसी देखने को मिलेगी अगेंस्ट द कोविड-19 और यहाँ पर ये हायर है अगर हम लोग बात करें एस्ट्राजेनेका से। जो ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी, खासकर कोविशील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे भी यहाँ पर काफ़ी सारे डेटा पब्लिश हुआ है और अभी भी यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ बाकी हैं कि मतलब और भी ज़्यादा एफिकेसी हो सकती है इस वैक्सीन के अंदर, उसके बारे में भी रिसर्चेस जारी हैं, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, तो ये कुछ छोटा सा आर्टिकल था, इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो इसके बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये आता है, आपको मालूम होगा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, कोई भी यहाँ पर टिक नहीं पा रहा है। अभी हुआ क्या था, मार्च के आसपास की बात थी, लगभग 10 मार्च के आसपास की। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको हटाया गया। फिर उसके बाद 4 महीने के लिए एक नए चीफ मिनिस्टर आए थे, ठीक है, तीरथ सिंह रावत। ये 4 महीने भी नहीं रुक पाए, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, कल हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे तीसरे चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं प्रॉपरली, जो पुष्कर धामी हैं, ये नेक्स्ट उत्तराखंड के सीएम होने वाले हैं और यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लगभग 2 टर्म के एमएलए रह चुके हैं और अब ये नए चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे उत्तराखंड के। इनको इलेक्ट किया गया है बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये सैटरडे में पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ, कल भी हमने देखा था, मैंने ये कहा था कि कल ही यहाँ पर ये डिस्कशन हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे कल फिर से आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो ये आ चुका है आर्टिकल और यहाँ पर आप देख पाओगे एक नए व्यक्ति हैं जिनका नाम पुष्कर धामी है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब आप कहोगे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। जहाँ पर होगा इंपॉर्टेंट वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अब एक आर्टिकल छोटा सा यहाँ पर ये वाला आता है जिसमें ये बोला गया जो फ्रेंच जज हैं वो यहाँ पे जाँच करने वाले हैं राफेल डील को लेकर। हो क्या रहा है, राफेल डील को बोला ये जा रहा है कि इसके अंदर जो है एक तरीके से काफ़ी हद तक घोटाला या भ्रष्टाचार किया गया है। अब आप कह सकते हो कि ये जो डील है, मैं आपको बता दूं लगभग 2016 में इस डील को साइन किया गया था। 7.8 बिलियन यूरो की ये डील थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, लगभग आप कह सकते हो कि काफ़ी मतलब बड़ी डील ये हो जाती है। यहाँ पे इंडिया जो है 36 रफाल जेट्स खरीद रहा था। अब इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स लगातार जारी हैं जब से आप कह सकते हो ये डील हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक फ्रेंच जज है उन्होंने यहाँ पे बोला ये है कि ये लोग अब क्या करने वाले हैं, जांच शुरू करने वाले हैं इस डील को लेकर और एक तरीके से शुरू कर भी दी है। ये बोला ये जा रहा है कि ये जो डील है इसके अंदर करप्शन किया गया है, ठीक है। करप्शन किया गया है मतलब काफ़ी सारा पैसा वगैरह खाया गया है मिडिलमैन्स के द्वारा। जो ये डिसीजन है यहाँ पर आप कह सकते हो वापस से लाइट में आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है जो अनिल अंबानी हैं रिलायंस ग्रुप के हेड पर्सन, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पार्टनर थे डेजो एविएशन के। डेजो एविएशन कौन सी है,
यानी ये जो डेजो कंपनी है इसी ने ही ये एक तरीके से रफ़ाल को बनाया है। तो ये फ्रांस की कंपनी है डाजॉल, इन्हीं ये इसी ने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें रफ़ाल को। तो ये कहीं ना कहीं पार्टनर थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करप्शन वगैरह देखने को मिला है, ऐसी सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अगर हम लोग बात करें, फ्रेंच की एक इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट है, यानी कि फ्रांस का एक इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट जिसका नाम है मीडिया पार्ट। और मीडिया पार्ट पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, मैंने भी पहले भी काफ़ी डिस्कस किया है। वो अप्रैल की बात थी, शायद 6-7 अप्रैल की बात थी, तो हमने उसको डिस्कस किया था तब। नाउ यहाँ पे क्या था, ये जो मीडिया पार्ट है एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करी गई थी। और यहाँ पर उन्होंने पहले ये भी बोला था कि देखो हुआ क्या था कि इस डील के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो है अच्छे से नहीं चली हैं, पैसा इधर से उधर हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। जो ये डील है यहाँ पर आज के टाइम पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस को फेस करती है, ठीक है। बहुत सारे एलिगेशंस लग जाते हैं, करप्शन के एलिगेशंस लग जाते हैं, फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लग जाते हैं इस पूरे डील के ऊपर। ऐसा भी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये सारी बातें मीडिया पार्ट ने बोली हैं, ठीक है। मतलब ये डील वापस से न्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ कांग्रेस ने भी डिमांड करी है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए कि देखो इस पूरे रफाल डील को लेकर एक कमेटी बैठाई जाए और देखा जाए क्या क्या करप्शन हुआ है। तो यहाँ पे कांग्रेस का कहना यह है कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि यार इस डील के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। तो यहाँ पे राहुल गांधी का कहना यही है कि मैं तो बहुत पहले से यहाँ पर कहता हुआ आ रहा हूँ कि इस डील के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। अब क्या है, अब ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इस डील के बारे में। ये टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो राफेल डील है जीएस पेपर 2 के अंदर, जीएस पेपर 3 के अंदर आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हो। जब आप सिलेबस देखोगे तो जीएस पेपर 2 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक टॉपिक आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस का देखने को मिलेगा। उसी के साथ जीएस पेपर 3 में जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज़, तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अब हुआ क्या है, देखो ये रफाल के बारे में हम लोग बात करते हैं, इस जेट के बारे में। पहले मैं आपको इस जेट के बारे में अच्छे से चीज़ें बताता हूँ, देन आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जितने भी नोट्स आपको आगे पीडीएफ में देखने को मिलेंगे वो आपको न्यूज़पेपर के पीडीएफ में तो वो सारे नोट्स मिलेंगे ही, साथ ही साथ आप लोग और भी नोट्स ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ से, एक टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, वहाँ उसको ज्वाइन कर लेना। दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके आपको ये चैनल मिल जाएगा, ये वाला करके, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन करना है। तो आपको 2 चैनल ज्वाइन करना है बेसिकली, एक ये वाला, एक ये वाला। जो यहाँ पर जितने भी न्यूज़पेपर के पीडीएफ वगैरह हैं वो सब आपको इस वाले चैनल पर मिल जाते हैं। डेली करंट अफेयर का वीडियो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसको तो ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि होता क्या है ना, यूट्यूब के ऊपर कभी कभी नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं, तो यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर सारी नोटिफिकेशंस मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन नोट्स वाले चैनल पर सारे आपको नोट्स ही मिलते हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और जितने भी आपको न्यूज़पेपर के पीडीएफ में मिलेंगे वो सब आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं रफाल के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये रफाल जेट ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, और आज के थंबनेल में भी आपने देखा होगा रफाल जेट को। अब इंडिया ने जो है अपना पहला बैच रिसीव किया था, उसी वजह से पहले भी न्यूज़ के अंदर था। अब जो ये रफाल है बेसिकली इसको किसने बनाया है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है डेजॉल कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसकी स्पीड वगैरह स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताए गए। स्पीड लगभग आप देख पाओगे 2223 किलोमीटर्स पर आवर है। मैक्सिमम वेट इसका 24,500 किलोग्राम है। और जो रेंज है इसकी लगभग 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज आपको देखने को मिलेगी। और लगभग ये कितना लोड वगैरह कैरी कर सकता है, तो 9500 केजीज़ को ये कैरी कर सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर से यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है इंडिया को। ओके, अब यहाँ पर पहले तो आपको एक चीज़ ये बतानी है कि ये जो एक तरीके से जो रफाल है इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, एक तरीके से क्या ज़रूरत है इंडिया को, ठीक है। आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि हाँ क्या ज़रूरत है इंडिया को इस रफाल जेट की। तो 5 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं, सोचना ज़रा क्या हो सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बताया क्या क्या है, ये सब हमने डील देखा। 2016 में ये डील हुई थी, 36 रफाल जेट्स यहाँ पर खरीदने की बातचीत करी गई। अब जो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे, आप कह सकते हो कि जो पहले वाले जो भी हमारे इक्विपमेंट्स या फिर पहले वाले व्हीकल्स हैं वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो पुराने हो जाएंगे इसके सामने। और ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, एयर सुप्रीमेसी के अंदर इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे वेपन्स के साथ साथ मिसाइल्स वगैरह, ग्राउंड सपोर्ट और एंटी शिप स्ट्राइक आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और वाइड रेंज ऑफ वेपन्स के अंदर मिसाइल की बात करें तो मीटियोर मिसाइल है इसके अंदर, स्काल्प क्रूज मिसाइल है, मीका वेपन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो है एक तरीके से पैकेज किया गया है इस पूरे रफाल जेट के अंदर। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये मीटियोर मिसाइल
स्काल्प क्रूज मिसाइल या फिर मीका वेपन सिस्टम, ये क्या क्या है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मीटियोर के बारे में बात करें तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज यहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये मीटियोर एक एयर टू एयर मिसाइल है। अब यहाँ पर एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मीटियोर मिसाइल लगभग टारगेट कर सकता है 150 किलोमीटर के दूर को, मतलब 150 किलोमीटर की दूरी को भी यहाँ पर आप कह सकते हो टारगेट कर सकता है। तो आप समझ सकते हो काफ़ी बेहतर यहाँ पर ये होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्काल्प क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो ये भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये 300 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को हिट कर सकता है। उसी तरीके से जो ये मीका मिसाइल है ये भी काफ़ी वेरी वर्सटाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, और इसकी भी आप कर सकते हो जो रेंज है वो 100 किलोमीटर्स के आसपास इसकी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। और एयर टू एयर टारगेट के बारे में बात करें तो काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, और साथ ही साथ जो फ्लाइट आवर्स हैं इसके, जो एयरक्राफ्ट है इसके लगभग 30,000 फ्लाइट आवर्स ऑपरेशन के अंडर में। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको ध्यान रखना है रफाल के लेकर कोई चीज़ आती है लिखने के लिए तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी ही करनी होंगी, तो आप अपने एक तो आंसर को थोड़ा सा और ज़्यादा सटीक बना पाओगे और ज़्यादा आपके पास थोड़े से वर्ड्स होंगे लिखने के लिए। देन उसके बाद आपको ये ज़रूर बताना है, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि 5 पॉइंट्स ऐसे बताओ कि क्या ज़रूरत है इंडिया को इस तरीके के राफाल को लेने की। ओके, नाउ उसके बाद आगे हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है येदियुरप्पा राइट्स टू स्टालिन ऑन मेकादतु। अब जो ये मेकादतु प्रोजेक्ट है इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग जब से न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया है तब से ये न्यूज़ में है लगातार, मतलब न्यूज़ में किसी न किसी वजह से रहता ही रहता है। अब देखो होता क्या है, जो कर्नाटका के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने क्या करा है, येदियुरप्पा इन्होंने यहाँ पर लिखा है तमिलनाडु के काउंटर पार्ट एम के स्टालिन को। तमिलनाडु के अंदर स्टालिन की सरकार आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इनको एक तरीके से लिखा गया है कि देखो अब क्या करो, ये जो प्रोजेक्ट है इसके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो आपस में मिलकर डिस्कशन करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ना ये पानी को लेकर बातचीत करता है। मेकादतु क्या है तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पर पिन कर दिए हैं, इसको आप लोग नीचे से देख सकते हो। ठीक है, अब ये मेकादतु प्रोजेक्ट रिवर कावेरी के ऊपर बना है। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आपके जो ये जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज, इंटर स्टेट रिलेशन, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, ट्रिब्यूनल्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। नाउ ये जो मेकादतु प्रोजेक्ट है लगभग 9,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट था। ठीक है, जिसमें यहाँ पर यह बोला गया कि जो पानी है उसको स्टोर किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। लगभग 400 मेगावाट का आप कह सकते हो यहाँ पर पावर जनरेट करने की बात करी गई थी, आप कह सकते हो इस प्रोजेक्ट के थ्रू। देन उसके बाद इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया कर्नाटका के द्वारा, आप कह सकते हो कर्नाटका के द्वारा 2017 में इसको अप्रूव किया गया। उसके बाद इसने अपना अप्रूवल रिसीव किया कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज से, कि हाँ भाई पूरा प्रोजेक्ट लगना चाहिए। तो ये अप्रूवल वगैरह सब कुछ हो गया। ठीक है, अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है। क्योंकि होता क्या है सबसे बड़ी बात कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 63% का जो फॉरेस्ट एरिया है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो डूब जाएगा। उसके बाद 2018 में आप कह सकते हो जो तमिलनाडु है वो सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा। तमिलनाडु का कहना यह है कि देखो यहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह लगाया जा रहा है इस रिवर के ऊपर, और इससे क्या होगा, तमिलनाडु के पास ये वाटर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के पास यहाँ पे पानी नहीं आ पाएगा, इससे पानी का जो फ्लो है वो उसके ऊपर आप कह सकते हो इम्पैक्ट पड़ेगा, पानी का फ्लो इतने अच्छे से बहेगा नहीं, और तमिलनाडु के पास प्रॉपर वाटर नहीं आ पाएगा। इस चीज़ का ये मुद्दा उठाया गया। नाउ डिस्प्यूट ही इसी बात को लेकर है। ठीक है, तो तब से यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर हमेशा ही देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये किसके ऊपर बन रहा है, रिवर कावेरी के ऊपर। तो कावेरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक इस कावेरी रिवर को पोन्नी भी बोला जाता है तमिल के अंदर, और आप कह सकते हो कि जो साउथ साइड है, साउथ की साइड का यहाँ पे गंगा भी बोला जाता है इस रिवर को। और 4th लार्जेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया के अंदर, एक सेक्रेड रिवर है सदर्न इंडिया की। ठीक है, एक तरीके से रिलीजियसली काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि अरकवती हो गया, हेमवती हो गया, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, काबिनी, हरंगी, ये सब जो है आप कह सकते हो इसकी सहायक नदियाँ हैं कावेरी की। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आपको इस प्रोजेक्ट को मैं एक तरीके से थोड़ा सा मैप वगैरह में भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से जो है क्लियर कर पाओ। तो यहाँ पर मैंने एक मैप शेयर कर दिया था, वो यह है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में आप जब आप नीचे की साइड देख पाओगे
तो ये कर्नाटका वाला रीजन हो गया, ये वाला, और नीचे आपको तमिलनाडु वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। ये मेघादूतू प्रोजेक्ट है। अब इससे पानी फ्लो हो रहा है नीचे की साइड, तो क्या हो रहा है यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, तो उसी वजह से तमिलनाडु बार बार ये बोलता है कि इससे वाटर का फ्लो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक छोटा सा आर्टिकल है, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक फादर स्टैन स्वामी है, ठीक है। अब क्या है कि ये एक्यूज पर्सन है, भीमा कोरेगांव का जो कास्ट वायलेंस केस हुआ था उसके अंडर में यहाँ पे ये एक्यूज पर्सन है। इनके रिगार्डिंग यहाँ पर आप कह सकते हो यूएपीए एक्ट के अंडर में आप कह सकते हो इनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इस यूएपीए सेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं। कहना ये है कि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, बेल वगैरह नहीं मिल रही है, उसको लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिलहाल आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये आर्टिकल हाईलाइट किया है कि हम लोग यूएपीए को पढ़ लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, तो इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है जैसे कि एनआईए, ईडी या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बॉडीज़ वगैरह देखने को मिल रही हैं, ज़्यादातर न्यूज़ में नहीं रहती हैं, लेकिन न्यूज़ में रहती हैं तो उसको पढ़ लिया करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, आने वाले टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको पढ़ते रहा करो, जिससे कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। ओके, नाउ यूएपीए क्या है, यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ यूएपीए को पास किया गया था 1967 में। इसका मेन मकसद ये है कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकी जाए ना। क्वेश्चन ये है, ये अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी को ऐसे डिफाइन किया गया है कि मान लो कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई एसोसिएशन है, वो ऐसे काम कर रहा है जो कि भारत की इंटीग्रिटी और भारत की सोवरेनिटी को अफेक्ट करता हो, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये एक्शंस लिया जा सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ जो ये एक्ट है, ये एक्ट डिज़ाइन करता है एब्सोल्यूट पावर को, यानी कि आप कह सकते हो जो ये एक्ट है इसके थ्रू यहाँ पे ज़्यादातर पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। ओके, देन उसके बाद इस एक्ट के अंदर में अगर किसी को भी चार्ज किया जाता है तो उसके ऊपर डेथ पेनल्टी लग जाती है, मतलब कि मौत की सज़ा भी हो सकती है, प्लस उम्र कैद भी हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पनिशमेंट्स भी पहुँचाई जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको डिफाइन किया। देन उसके बाद जो ये यूएपी है इसके अंदर इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स दोनों को ही चार्ज किया जा सकता है, जो भी यहाँ पर इंडिया की सोवेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी के खिलाफ यहाँ पे स्टेप उठाता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस यूएपीए के अंदर 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ, इसके अंदर बदलाव हुआ, और इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया। मतलब कि अभी तक जो चीज़ें थी वो सही है, ठीक है, इन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटी के खिलाफ यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन अब इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को ऐड किया गया। बेसिकली बोला ये गया कि लगभग यहाँ पर टेररिस्ट जितने भी टेररिज्म है उसको कंट्रोल किया जाएगा, और उसी के साथ जैसे यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट को ऐड किया, 34 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया था हाथों हाथ। उसके बाद आप कह सकते हो कि और भी बहुत सारे अमेंडमेंट आए, जैसे कि अगस्त में एक और अमेंडमेंट आया 2019 के अंदर, इसके अंदर एक और अमेंडमेंट किया गया, और अब की बार क्या किया गया कि इस यूएपीए एक्ट के अंदर ये पावर दे दी गई कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। मान लो कोई बंदा है, उसको टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज आ चुका था इसके अंदर। नवी जो एक्ट है ये ज़्यादातर पावर्स दे देता है, जो एनआईए के डायरेक्टर जनरल है उनको भी यहाँ पे बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। साथ ही साथ ये एक्ट जो है ये पावर्स देता है बहुत सारे ऑफिसर्स को, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत सारी पावर्स वगैरह मिल जाती हैं इस यूएपीए के अंडर में, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, ना अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये राफेल के बारे में अभी आपको बता दिया है, वापस से न्यूज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे बार बार वापस से यही बोल रही है कि सैटरडे में यहाँ पे कांग्रेस ने रिन्यू किया है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठानी चाहिए इस डील के अंदर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो भी डील है 36 रफाल जेट का, इसके ऊपर पूरी सर्चिंग करो और देखो यहाँ पर कहाँ पर ये करप्शन हुआ है, क्योंकि करप्शन तो हुआ है ऐसा यहाँ पे कांग्रेस का कहना है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये बार बार आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ओके, ना उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आते हैं पेज नंबर 8 पर। यहाँ पे आता है एक आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा आया है। ना जो ये प्रेग्नेंट वीमेन इंडिया के अंदर वो आज के टाइम पर कोविड-19 वैक्सीन को ले सकती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया, और अच्छी तरीके से पूरी तरह से रिकमेंडेशन लिया गया है। किससे लिया गया है? NTAGI से, यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन से। तो मतलब अच्छी तरीके से सर्चिंग करने के बाद ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। नाउ जो ये डिसीजन है एक तरीके से पावर्स देगा प्रेग्नेंट वीमेन को कि वो एक तरीके से अपनी कोविड वैक्सीन वगैरह ले सकती है,
और उसी के साथ यहाँ पर वो लोग अपना जो कोविन कोविन वगैरह पोर्टल वगैरह है उसके अंदर रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। और आसपास जो भी पास वाला वैक्सीनेशन सेंटर होगा वहाँ पर जाकर इस वैक्सीन को ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिसीजन है सभी के लिए है, बेसिकली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सभी के लिए यहाँ पर ये लाया गया है। स्टडीज़ यहाँ पर ये शो करती हैं जो ये कोविड इन्फेक्शन है वो आप कह सकते हो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर, आज के टाइम पर सही से वर्क कर रहा है, क्योंकि पहले तो काफ़ी सारे ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि जो है प्रेग्नेंट वेमेन को ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, बुरा इफेक्ट होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे रिसर्चेस के बाद ये पता चला है बिल्कुल सही है, यहाँ पर वैक्सीन हम लोग लगा सकते हैं प्रेग्नेंट वेमेन के। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इससे जो है काफ़ी हद तक डिजीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्लस जो है बेबी है जो मदर के वॉम में उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो डिजीज़ वगैरह हैं उनसे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। ओके, तो उसी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके अंदर ये बोला गया है नंबर ऑफ़ जो वैक्सीन्स हैं इंडिया के अंदर वो अभी तक 35 करोड़ को क्रॉस कर चुकी हैं, ठीक है। और ये जो डेटा है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि लगभग इतना हम लोग यहाँ पर ये वैक्सीनेशंस जो है ये दे चुके हैं। तो उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो बात करेंगे वहाँ पर। यह है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके अंदर ट्विटर ने बोला है कि हम लोग आज के टाइम पर कंप्लाई कर रहे हैं गाइडलाइंस के साथ में, यानी कि जो ये आईटी रूल्स 2021 यानी कि जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 लेकर आए थे उसकी जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहा है आज के टाइम पर, ऐसा ट्विटर ने बोला है, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ट्विटर एक फाइनल स्टेज पर है। ट्विटर ने ये बोला कि हम लोग अपना चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को हायर कर रहे हैं, उनको अपॉइंट कर रहे हैं एक तरीके से, जो कि सारे दिक्कतें वगैरह देखेगा। अगर कोई ऐसा फेक कंटेंट है या फिर कोई कंटेंट ऐसा है जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहा है उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है तो वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ही देखेगा ना। तो इसको ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है, उसी के साथ यहाँ पर और भी ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है इस आईटी रूल्स के अंडर में। ओके, आईटी रूल्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करनी है तो फिर इसको पढ़ सकते हो, मैं ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, नोट्स मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया है पूरा का पूरा एक आंसर राइटिंग फॉर्म में, आईटी रूल्स क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या करने को बोला है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्लस जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये ऑलरेडी मैं काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ इनका, और ये मैंने आपको सारे जो हैंडआउट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। देन उसके बाद बात करते हैं आईटी रूल्स की, तो इसका नाम आपको मालूम ही होगा, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब यहाँ पर क्या है कि देखो एक चीज़ और, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि देखो आज के टाइम पर ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। एक बहुत बड़ी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं ट्रांसपेरेंसी की तरफ, यानी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। हो क्या रहा है, क्योंकि जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये इन्होंने अपनी पहली कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश कर दी है, यहाँ पे पब्लिश कर भी रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा जो ऑफेंसिव पोस्ट है या फिर कंटेंट है ऐसा उसको रिमूव किया है अपने प्लेटफॉर्म से, और ये सब न्यू आईटी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप हमें दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स द ट्रांसपेरेंसी, और ये चीज़ें थोड़ी सी वर्क करती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। हमारी जो दिक्कतें अटकी पड़ी हैं वो ट्विटर के साथ अटकी पड़ी हैं, अब यहाँ पर ट्विटर भी चीज़ों को सॉल्व करता हुआ नज़र आएगा। देखेंगे हाँ ट्विटर के साथ यहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आती हैं। ओके, देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल जिसमें बोला गया अफगानिस्तान फाइटिंग रेंजेस अमिड यूएस एग्जिट। अब क्या है, देखो अफगानिस्तान और यूएस को लेकर तो ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है, मैंने कल भी आपको बताया था, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये आर्टिकल आने वाले समय में लंबे समय तक न्यूज़ में रहने वाला है। देखो हो क्या रहा है, अफगानिस्तान के अंदर से आज के टाइम पर यूएस जो है अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल रहा है, काफ़ी हद तक निकाल चुका है। कल ये न्यूज़ आई थी कि जो इनका मेन बगरम एक तरीके से एयर बेस है वहाँ से भी यूएस ने अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लिया है। अब जैसे जैसे यूएस अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल रहा है, यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर वापस से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। अब क्या क्रिएट हुआ है, लगभग 300 तालिबान फाइटर्स हैं जिनको मारा गया 24 घंटे के अंदर, ऐसे सरकार बोलती है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ तालिबान फाइटर्स मारे गए इस पूरे बैटल के अंदर, और ये मारे गए हैं गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ, यहाँ पे भिड़त हो गई थी उसके दौरान यहाँ पे मारे गए, और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब यहाँ पर यूएसए अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह से लगभग अभी 11 सितंबर काफ़ी दूर है, 11 सितंबर तक सारी चीज़ें बिल्कुल खाली हो जाने वाली हैं।
11 सितंबर तक यहाँ पे यूएस अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे और ज़्यादा वायलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा अफगानिस्तान के अंदर। तो आने वाले टाइम पे अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। अफगानिस्तान की और ये जो यूएस की ट्रूप्स की हिस्ट्री है वो काफ़ी बार मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि 2001 में ये क्या क्या इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से यूएस के ट्रूप्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। कवर करता रहूँगा, आगे भी आता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कशन कर सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जैसे जैसे यूएस अफगानिस्तान से एग्जिट करता हुआ नज़र आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है चाइना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है और चाइना की ये जो हेल्थ स्ट्रेटजी है उसको लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पर डिक्लेयर किया चाइना को एज अ मलेरिया फ्री। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग यहाँ पर 70 साल लग चुके हैं इस पूरे हेल्थ स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए और चाइना ने कहीं ना कहीं अब इन केसेस को कहीं ना कहीं कम किया है। उसकी वजह से यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने ये स्टेप उठाया। नाउ जो ये मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन है ये डब्ल्यूएचओ की साइड से दे दिया गया है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, डब्ल्यूएचओ यहाँ पर मलेरिया फ्री वगैरह डिक्लेयर करता है किसी भी कंट्री को। ओके, अब वेरीफाई कर दिया कि हाँ भाई चाइना एक मलेरिया फ्री है और उसको ये स्टेटस प्रोवाइड करवा दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या है कि देखो ये बोला गया, यहाँ पर आप देख पाओगे पिछले कुछ सालों से लगातार कोई भी लोकल केसेस देखने को नहीं मिले हैं मलेरिया के अंदर। लगभग 4 साल से यहाँ पर नहीं देखने को मिले हैं। जो नंबर ऑफ़ मलेरिया केसेस है दुनिया भर में 2019 का डेटा ये बताता है वो 229 मिलियन थे और ये जो है एक वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अंदर आई थी उसने बताया है। और उसी के साथ यहाँ पर ये बोला गया 4,09,000 जो जान हैं वो गई हैं इस मॉस्क्यूटो डिजीज़ से। और 2020 की रिपोर्ट ये बताती थी कि देखो जो ज़्यादातर केसेस हैं वो अफ्रीका के अंदर देखने को मिले हैं, इंडिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिले हैं। जो ज़्यादातर केसेस हैं इंडिया के अंदर वो काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। यहाँ पे ये भी बोला गया इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से गिरे, 20 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक हमने ये केसेस देखे, यानी कि मलेरिया इंडिया के अंदर भी काफ़ी हद तक कम हुआ। ये भी 2020 की रिपोर्ट ने बताया। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बोला कि जो चाइना है वो आज के टाइम पर एक पहली कंट्री है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की, ठीक है, जो कि जिसको डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री और लगभग आप कह सकते हो कि 30 साल से यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है 1981 में डिक्लेयर किया गया, सिंगापुर 1982 में, ब्रुनेई 1987 में यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया था। ओके, नाउ जो ये रीजनल डायरेक्टर है डब्ल्यूएचओ के, आप कह सकते हो रीजनल डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिसर। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दी है इस चीज़ को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला है कि देखो कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मलेरिया है अब यहाँ पर इसको एलिमिनेट करने के लिए एक हेल्थ स्ट्रेटजी चाहिए जो कि चाइना ने अपनाई है। अब चाइना की कौन सी हेल्थ स्ट्रेटजी थी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं, 1980s के आसपास जो चाइना है उसने यहाँ पर अपना ये ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, ठीक है। लगातार यहाँ पर केसेस को कम करना चालू कर दिया था, ड्रॉप डाउन करना चालू कर दिया था और मलेरिया के अलावा और भी बहुत सारे केसेस को चाइना ने कम किया है काफ़ी तेज़ी से। चाइना ने अपनी 137 स्ट्रैटेजी को अपनाया है। इससे क्या है 137 स्ट्रैटेजी का मतलब ये है वन डे डीलिंग टू अ रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि एक बार यहाँ पे डील करना रिपोर्ट से, कंफर्म करना केस को, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार कंफर्म करने के बाद आप कह सकते हो तीसरे दिन पर उस पूरे जो ये केस है उसको, जो ये पूरा मलेरिया का केस है उसको रोकना, उसको स्प्रेड होने से रोकना और 7वें दिन पर क्या करना, उसका ट्रीटमेंट कर देना। मतलब कि 1 से 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर उसका पूरा ट्रीटमेंट करना, यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी लेकर चला है चाइना ने और उसी की वजह से यहाँ पर अपने यहाँ काफ़ी हद तक केसेस को कंट्रोल किया है। उसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर और कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है हाँ ये वाला आर्टिकल हम छोड़ के जा रहे थे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के अंदर अभी एक पाइपलाइन के अंदर आग लगी है और वो पाइपलाइन पेम्पेक्स कंपनी की है और ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी आप कह सकते हो कि काफ़ी मतलब इसकी इमेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा डाउन है इस कंपनी की, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के अंदर ये आग लगी है। तो अब आप जाकर मैप में गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को भी देख लेना ज़रूर क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यूएसए की साइड आओगे, ठीक है, यूएसए की साइड से थोड़ी सी आगे आओगे तो आपको वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ये आग इतनी भयंकर लगी। और आप लोग वीडियोज़ देखोगे ना यूट्यूब के ऊपर या फिर आप देख सकते हो कि गूगल के ऊपर, तो ये समुद्र के ऊपर और समुद्र के नीचे, यानी कि समुद्र में आग लगी हुई है। तो इस टाइप की आग लगी थी इस पूरे के पूरे पाइपलाइन की वजह से। तो आप कह सकते हो इकोसिस्टम भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा है कि देखो पाइपलाइन की वजह से ये आग लगी है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के अंदर, खासकर इस पानी के अंदर।
देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो साइंस एंड टेक के पेपर पर आएंगे। तो साइंस एंड टेक पर यहाँ पे आपको कोई इतना ज़्यादा खास आर्टिकल्स नहीं देखने को मिलेंगे। इसको आप लोग रीड अप कर सकते हो, ठीक है, एक बार आप लोग रीडिंग कर सकते हो। इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग एक बार रीडिंग कर लेना क्या है इसमें, ठीक है। सारे आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला मैं यहाँ पर, जो ज़्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वहाँ पर उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन कॉर्नर हमेशा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन कॉर्नर जब भी साइंस एंड टेक का आता है उसको ज़रूर पढ़ा करो। अब यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन कॉर्नर के अंदर ये बोला गया, क्या आपके हेयर जो यानी भी बाल हैं वो ग्रे हो जाते हैं, ठीक है, सफ़ेद हो जाते हैं, क्या वो कलर वापस से आ जाएगा? मतलब ग्रे हो गया, चलो किसी वजह से वो सफ़ेद हो गए, कहते हैं ना टेंशन हो रही है, टेंशन की वजह से जो है बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि क्या उस बालों का कलर वापस से आ सकता है ब्लैक? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर टेंशन कम कर लें तो क्या वो कलर वापस से आ सकता है? तो ऐसा यहाँ पे रिसर्चेस हुई हैं, और रिसर्च ये हुई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने ये बोला है कि स्ट्रेस की वजह से आपके जो ये बाल हैं वो ग्रे होने चालू हो जाते हैं, एक तरीके से सफ़ेद जिसको हम लोग बोलते हैं, बाल जो है वो सफ़ेद होने चालू हो जाते हैं जैसे जैसे इंसान की टेंशन बढ़ने लगती है, ठीक है। उसका हेयर कलर भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हम लोग और बात करें तो आप कह सकते हो कि जो ये हमारा ऐसा जो हेयर है, यानी कि जो कलर ऑफ हेयर है जो कि हमारे फॉलिकल से डायरेक्ट जड़ से ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसके कलर के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक बार हेयर जो स्काल्प से अगर ग्रो हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, स्काल्प हमारे सर से जो एक बार बाल जो है उगना चालू हुआ, देन उसके बाद जब ये बाहर आया, बड़ा हुआ, हार्ड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि देखो एक तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ कितने स्ट्रेस की वजह से ये बाल ऐसे ऐसे हुए हैं, ठीक है। एक तरीके से एक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट स्ट्रेस को बताता है कि जिस तरीके से हमारे ये बाल ग्रो हो रहे हैं, मतलब बाल की वजह से बता सकते हैं हाँ भाई इस बंदे को कितना ज़्यादा स्ट्रेस था, ठीक है, मतलब इतने बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर चर्चा है। देन उसके बाद यहाँ पे जो ये डिटेल इमेजेस हैं ये ह्यूमन हेयर्स की, उसको लेकर यहाँ पे बताया गया है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नया मेथड बनाया है कि देखो ये जो छोटे छोटे स्लाइसेस हैं ह्यूमन हेयर्स के, उससे हम लोग क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि जो पिगमेंट लॉस है, ये जो बाल ग्रे हो रहा है, ठीक है, इसका क्या यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये किस तरीके से इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है कि क्या मतलब कितना ज़्यादा हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे चल सकते हैं हम लोग। यानी कि अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी करी जा सकती है वाइट हेयर को लेकर। देन उसके बाद रिसर्चर्स का कहना यह भी है जो इंडिविजुअल हेयर्स हैं, लगभग 14 वॉलंटियर्स के यहाँ पर उनके ऊपर टेस्टिंग करी गई, और उन्होंने ये देखा कुछ ग्रे हेयर्स नेचुरली आप कह सकते हो कि ओरिजिनल कलर में आ जाते हैं, मतलब बाल सफ़ेद हो गए वापस से वो काले हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, उसके पीछे का सोल्यूशन क्या है, वो कलर चेंज तब होगा जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, ऐसा यहाँ पे रिसर्चर्स ने बोला है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो कोई चीज़ें प्रूवन नहीं होंगी, हाँ कह रहे होंगे यार कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिसर्चेस हुई है, इसके थ्रू यहाँ पे बताया गया कि अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो बालों का कलर सफ़ेद हो जाएगा, अगर आप लोग स्ट्रेस कम रखते हो तो फिर बालों का रंग भी आप कह सकते हो कि क्या रहेगा, आपका ब्लैक रहने वाला है, और वापस से आप लोग अपने कलर्स को रीगेन कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ओके नाउ अब क्या है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अब बिजनेस सेक्शन पर ये आर्टिकल बोलता है ओपेक प्लस के बारे में। तो ये जो ओपेक प्लस है एक तरीके से इसको लेकर चर्चा हो रही है, ये अपनी बातचीत शुरू कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है, इन दोनों का बीच में डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग। इसने अपनी बातचीत वापस से जारी कर दी है, क्योंकि देखो पहले तो बातचीत चल रही थी कि किस तरीके से हम लोग जो है ये जो कंट्रीज़ हैं वो अपने ऑयल को लेकर जो ये आउटपुट वगैरह है उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये जो ओपेक है ये इसके अंदर वो कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल को प्रोड्यूस करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करती हैं। इसको लेकर यहाँ पे चर्चा हो ही रही थी, लेकिन यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस पूरे चर्चा के ऊपर, इस डील के ऊपर एक ब्रेक लगा दिया है, और एक तरीके से यहाँ पे बोला कि जो ये भी टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, सऊदी अरेबिया हो गए या फिर रशिया हो गया, यहाँ पर इनकी कोशिश ये थी कि ये लोग बढ़ाएं अपना एक तरीके से आउटपुट बढ़ाएं, इसके अंदर लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे यहाँ पर इंक्रीज़ कर दें इसके आउटपुट को, यानी ऑयल के आउटपुट को, और 2021 के एंड तक यहाँ पे करना था इनको, इसको लेकर चर्चा थी, लेकिन अभी यहाँ पर फ़िलहाल मीटिंग को एक तरीके से रोका गया, ये जो डील है उसको ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ पर जो ये यूएई ब्लॉक डील है, अब इसको लेकर यहाँ पे क्या है, जो ओपेक है वो अपनी बातचीत वापस से शुरू करेगा, मंडे में यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि कल हो सकता है यहाँ पर वापस से मीटिंग्स चालू हो, और ही बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी, उसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यह है क्या है,
हमारे लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ओपेक, ठीक है। दूसरा ओपेक प्लस क्या है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं नोट्स नहीं लगा पाया हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मैं भूल गया यहाँ पे पिन करना। कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा जब आपको पीडीएफ दूंगा। फिलहाल यहाँ पे भी आप लोग जो दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला चैनल है वहाँ से जाकर आप लोग इनको अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये ओपेक और ओपेक प्लस के अंदर क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ओपेक की फुल फॉर्म देख लो। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये आपका आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जीएस पेपर 2 में आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री और ओपेक है, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ की सरकार मिलकर काम करती हैं उसको हम लोग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को यानी ओपेक को क्रिएट किया गया था एक बगदाद के कॉन्फ्रेंस के थ्रू 1960 में इसको क्रिएट किया गया। और इसके जो क्रिएटर थे यानी ओपेक को बनाने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, वो थी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। नाउ बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, जैसे कि कतर ने 1961 में ओपेक को ज्वाइन किया, इंडोनेशिया ने 1962 में ज्वाइन किया, लीबिया ने 1962 के अंदर, फिर यूएई ने, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबॉन, एंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो, इन सब ने बाद में काफ़ी हद तक ज्वाइन किया है। बहुत सारी कंट्रीज़ हो चुकी हैं इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, ऑयल को, क्रूड ऑयल को एक तरीके से आप कह सकते हो ऑयल को प्रोड्यूस करने के बाद जो है एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ ने बाद में ज्वाइन किया। लेकिन आज के टाइम पे करंट स्टेटस अगर हम बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 13 मेंबर हैं, ठीक है। अभी मैंने जितने मेंबर बताए हैं वो 13 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन 13 मेंबर हैं आज के टाइम पर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर और गैबॉन को निकाल दिया गया, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। यानी इक्वाडोर, मैंने आपको बताया जैसे कि इक्वाडोर हो गया, गैबॉन हो गया, कतर हो गया और इंडोनेशिया हो गया, इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। तो यहाँ पर उसकी वजह से आज के टाइम पर ये 13 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ओपेक का मेन पर्पज़ क्या है? ओपेक का आप कह सकते हो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ आपको ये देखने को मिल पाएंगी जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। पर्पज़ इनका यही है कि जो ऑयल का सप्लाई है उसको मैनेज किया जा सके, और एक तरीके से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑयल इन कंट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो ये मार्केट का प्राइस यही सेट करेंगी ऑयल को लेकर। तो यही काम भी होता है कि एक प्राइस को सेट करना, जो ऑयल है और दुनिया भर में क्या मार्केट चल रहा है ऑयल का, ठीक है, तो उसको लेकर प्राइस वगैरह सेट करने का काम भी यही कंट्रीज़ करती हैं, यानी ये ओपेक ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो ओपेक स्टेटस है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, कोई कंट्री है जिसका एक नेट एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का, तो वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है इस पूरे ओपेक का मेंबर बनने के लिए, और एक फुल मेंबर बन सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन बनने के लिए उसको क्या चाहिए, 3/4 यानी कि 3/4 की आप कह सकते हो फुल मेंबरशिप चाहिए। आप कह सकते हो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा 3/4 मेंबर्स के द्वारा। देन उसके बाद इसके अंदर आप कह सकते हो जो फाउंडिंग मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर मतलब कि जो जिन कंट्रीज़ ने मिलकर इसको क्रिएट किया था ओपेक को, जैसे कि ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, तो ये इन कंट्रीज़ के द्वारा भी एक तरीके से अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है, तब वो कंट्री जो है ओपेक का मेंबर बन पाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं ओपेक प्लस के बारे में। अभी तो हमने ओपेक के बारे में डिस्कशन किया। ये ओपेक प्लस क्या है, तो ये अगेन आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये जो नॉन ओपेक है, बेसिकली जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं जो कि क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हीं को ओपेक प्लस बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है ओपेक प्लस कौन सी कंट्री हैं, जो कि नॉन ओपेक कंट्रीज़, यानी कि इसके अंदर जो ये ओपेक के अंदर आपको ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, इसमें से कोई भी कंट्री आपको नॉन ओपेक के अंदर यानी ओपेक प्लस के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। नाउ नॉन ओपेक कंट्रीज़ के अंदर यानी ओपेक प्लस के अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं, वो है अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। आपको ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये ओपेक प्लस के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो ओपेक और नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने अपना अलायंस बनाया था, एक मीटिंग करी थी पहली, कहाँ पर, अल्जीरिया के अंदर मीटिंग करी थी 2016 के अंदर। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी बने हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में बने हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहाँ पे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नाउ इसी के साथ करते हैं फिर लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।